नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह रौतेला, प्रवक्ता राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज पौड़ी नगर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक समकालीन भारत भाग 1 के पाठ भारत का भौतिक स्वरूप भाग 2 पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे चर्चा के बिंदु हैं भारत का उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान के उपवर्ग, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य भाग। उत्तरी मैदान भारत के भौतिक स्वरूप में उत्तरी मैदान हिमालय पर्वत श्रेणियों के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित है। हिमालय पर्वत के दक्षिण में नदियों द्वारा लाए हुए निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणालियां हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी। यह नदी प्रणालियां इस पूरे मैदान का निर्माण करती हैं। हिमालय के गिरिपदों में बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। जलोढ़ नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों को कहा जाता है। आइए सैटेलाइट चित्र को हम देखें। यहां पर हिमालय पर्वत श्रेणियों के दक्षिण में ये आपको हल्का हरा वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है। यहां से ये पूरा का पूरा भारत का उत्तरी मैदान है। यह मैदान उपजाऊ है, कृषि के लिए बहुत लाभदायक अच्छा है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में अर्थात प्रायद्वीपीय नदियां भी इस ओर जिनका ढाल है वो भी यहां पर इस मैदान के निर्माण में सहयोग करती है। उत्तरी मैदान का विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। भारत के उत्तर में ये जो पूरा आपको सैटेलाइट चित्र में दिखाई दे रहा है, मैप में देखिए, ये पूरा क्षेत्र लगभग भारत के क्षेत्रफल का 7 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है, 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। कहीं पर इसकी चौड़ाई ज्यादा है और कहीं पर इसकी चौड़ाई कम है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कृषि वस्तुओं का इस क्षेत्र में होता है। जो यहां पर आपको मैदान दिखाई दे रहा है, देखिए ये पूरा का पूरा नदियों द्वारा सिंचित है, पर्याप्त पानी है यहां पर, और जलवायु की दृष्टि से यहां पर सभी तरह के मौसम पाए जाते हैं। यह गहन कृषि का क्षेत्र है। मैदान में नदी का ढाल कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियां द्वीपों का निर्माण होता है। नदियां द्वीप अर्थात मैदानी क्षेत्रों में जब नदियों का ढाल कम हो जाता है तो नदियों पे आए हुए गाद और मलबे से बीच बीच में द्वीप बन जाया करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी में हिमालय से निकलकर बहुत अधिक मात्रा में निक्षेप आते हैं, जिनका वह मैदानी क्षेत्रों में निक्षेपण करती है, और बीच बीच में वहां पर बहुत बड़े बड़े द्वीप बने हुए हैं, जिन द्वीपों में काफी जनसंख्या निवास करती है। यह क्षेत्र उपजाऊ भी है। द्वाब, 2 नदियों के बीच के भाग को द्वाब बोलते हैं। इसी से पंजाब शब्द का अर्थ बना है। द्वाब 2 अथवा आब, 2 शब्दों को जोड़कर बना है। आब मतलब पानी, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं भारत के मानचित्र में, ये देखिए गंगा और यमुना नदी का द्वाब, यहां पर आपकी यमुना नदी बह रही है और यहां पर गंगा नदी का क्षेत्र है, तो ये बीच का क्षेत्र द्वाब कहलाया। इसी प्रकार पंजाब शब्द का निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई है। पंजाब
5 नदियों का द्वाब है। ये क्षेत्र पंजाब में है। इसका कुछ क्षेत्र भारत बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। अब आप देखिए पंजाब में वे कौन सी 5 नदियां हैं जिनके द्वारा यहां पर इनका द्वाब का निर्माण हुआ है। देखिए यहां पर झेलम नदी, चिनाब, रावी और व्यास, जो कि सतलुज की सहायक नदी है। ये सतलुज नदी, इन नदियों द्वारा निर्मित यह द्वाब हैं जिनसे यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ हो गया है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। ये वाला क्षेत्र सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा यह मैदान बनाया गया है। यहाँ पे देखिए सिंधु नदी यहां से निकलकर तिब्बत से भारत होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। इसके जो सहायक नदियां हैं, ये पूरा का पूरा मैदान जो है सिंधु और उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित है, जो कि पंजाब का मैदान कहलाता है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर मैदानों का विभाजन नदियों की सीमाओं के द्वारा किया गया है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। घग्गर नदी यहाँ पर हरियाणा के आसपास से लेकर, और ये देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता नदी, यहां तक का पूरा क्षेत्र जो है गंगा का मैदान कहलाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान विशेषकर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत से निकलती है और यहां से नामचा बरुआ पर्वत से भारत की ओर प्रवेश करती है। यह क्षेत्र असम में आता है। यह पूरा का पूरा असम का मैदान जो कि ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है, उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। यहीं पर माजोली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यहां पर स्थित है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। अभी हमने पढ़ा वो क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर था। भाबर, यह शिवालिक गिरिपदों में समानांतर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी में फैली हुई है। शिवालिक गिरिपद, शिवालिक हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रृंखलाएं जो यहां पर मानचित्र में दिखाई दे रही हैं। आप ध्यान से देखेंगे, ये हरा हरा सा जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, असंपीड़ित, हमने पूर्व कक्षाओं में इसका अध्ययन किया। यहां पर ये हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रृंखलाएं हैं। यहां से नीचे एक पतली सी पट्टी में ये भाबर का मैदान ऐसे ढालों पर बसा हुआ है, हिमालय की गिरिपदों में। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर भारी जलभार जैसे बड़े सेल गोलाश्म जमा कर देती है और कभी कभी यह स्वयं भी इसमें लुप्त हो जाती है। आप मानचित्र में देखिए सैटेलाइट में, यहां पर जो नदियां जो आपको दिखाई दे रही हैं, कई छोटी मोटी गधेरे नाले दिखाई दे रहे हैं और छोटी नदियां हैं, वो यहां पर निकलती हैं और अपने साथ लाए हुए मलबे गोलाश्म बड़े सेलों को ढाल कम हो जाने के कारण यहीं पर छोड़ देती हैं और वहां पर कभी कभी ये नदियां खुद उनके अंदर जाकर लुप्त हो जाती हैं। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है, ये 8 से 16 किलोमीटर का क्षेत्र है। ये भी भाबर का मैदान कहलाया जाता है। तराई, भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। यहां पर भाबर हमने देखा था कि जो ये श्रेणी दिख रही है हमारे को सैटेलाइट चित्र में, ये आपकी शिवालिक श्रेणियां थी। इसके दक्षिण में भाबर क्षेत्र था। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर ये भाबर है और इसके दक्षिण में ये वाला क्षेत्र तराई का है। भाबर क्षेत्र की लुप्त नदियां इस प्रदेश में पुनः निकल आती हैं। जो नदियां नाले मैंने कहा था आपको
कि वो अपने ही लाए हुए मलबे और निक्षेपों में गुम हो जाती हैं। वो यहाँ पर तराई क्षेत्र में पुनः ऊपर आ जाती हैं और कई सारी वाहिकाओं में, कई सारी धाराओं में बढ़ जाती हैं, क्योंकि वहां पर भूमि का ढाल और कम हो जाता है। एक निश्चित वाहिका के रूप में वो नहीं रहती हैं। इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती हैं। यह नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। यह क्षेत्र नम और दलदली बन गया। किस कारण? क्योंकि नदियों ने वहां पर कई सारी धाराएं बना ली हैं। उन धाराओं में जगह जगह छोटे छोटे दलदल तालाब स्थापित हो गए हैं और यह क्षेत्र वनस्पति की दृष्टि से समृद्ध था, घने जंगलों का था, वन्य प्राणियों के बसाव का क्षेत्र है। अगर हम देखें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में अनेक राष्ट्रीय उद्यान इस तराई के क्षेत्र में बने हुए हैं। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क आदि। तो तराई में पानी जो नदियों का गुरुत्व है वो ऊपर आ जाता है। आगे देखते हैं। उत्तरी मैदान का अगला विभाजन बांगर है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। पुराने जलोढ़ यानी नदियों द्वारा लाए हुए पुराने निक्षेपण से इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसे बांगर कहा जाता है। इस भाग को बांगर कहते हैं। यह नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करता है। बाढ़ वाली नदियां मैदान मतलब जो नई मैदान निर्मित हो रहे हैं नदियों के द्वारा लाए हुए निक्षेपणों से, उससे ऊपर, उनसे हम कह सकते हैं कि ऊंचाई में, तल में थोड़े ये ऊपर हैं। और वेदिका जैसी, वेदिकाएं अपर्दन के बाद बनती हैं, निक्षेपण की वेदिकाएं बनती हैं, उस प्रकार इनका निर्माण हुआ है। जो पहले की कभी नदी का वहां रास्ता रहा होगा उस क्षेत्र में ये बहती रही होंगी और आज नदी दूसरे क्षेत्र से होके गुजर रही है या बह रही है। और ये पुराना बाढ़ का मैदान है जो प्राचीन है। भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र इसी पुराने बाढ़ के मैदान का है। खादर, यह भी जलोढ़ का मैदान है। बाढ़ वाले मैदान के नए युवा निक्षेपों का खादर कहते हैं। यानी जो वर्तमान समय में नए मैदानों का निर्माण जो हो रहा है नदी के निक्षेपणों के द्वारा, नदियां पर्वतों से, पठारों से अपने साथ मलबा, महीन मिट्टी, गाद लेकर जो आ रही हैं और ढाल कम हो जाने से मैदानों में छोड़ देती हैं, निक्षेपण कर देती हैं। और ये नए बाढ़ के मैदान हैं। नए बाढ़ के मैदान यह बहुत उपजाऊ होते हैं और कृषि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हें खादर कहते हैं। भारत के भौतिक स्वरूप में प्रायद्वीपीय पठार महत्वपूर्ण है। नदियों के मैदान के ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा-फटा भूखंड है। हम देखें जो हमारा यहां पर उत्तरी मैदान था, इसके दक्षिण में यह मेज की आकृति का, अर्थात मैदानों से थोड़े से ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थल पुराने शैलों से बना हुआ है। प्राचीन शैलों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। यह प्राचीनतम भूभाग है। भारतीय भूभाग में भूगर्भीय इतिहास को हम देखें तो ये सबसे प्राचीन भूभाग है। ये देखिए, ये पूरा क्षेत्र जिसपे भारत का दक्षिण का पठार, प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, ये पूरा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। यह प्राचीन आग्नेय कायांतरित रूपांतरित शैलों द्वारा निर्मित है। उनका क्रिस्टलीकरण हो गया है। यह दृढ़ भूखंड था, जिस प्रकार हमने पूर्वी कक्षाओं में देखा। यह प्राचीन भारत का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। विभाजित किया जा सकता है भारत के पठार को
दो भागों में बांटा गया है। मध्य उच्च भूमि। अब आपके सामने मानचित्र है, इसमें देखते हैं नर्मदा नदी के उत्तर में मलवा के पठार तक फैला है। नर्मदा नदी देखिए, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां, इनके बीच से जो निकल रही है ये आपकी नर्मदा नदी है। इसके उत्तर में मालवा का पठार है। यहां से ये पठार शुरू है। विंध्या श्रृंखलाएं, सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। जो मध्य की उच्च भूमियां हैं, हमने पठार की भाग को दो भागों में बांटा। मध्य उच्च भूमि इसकी सीमा निर्मित करती है। ये अरावली पहाड़ियां हैं उत्तर पश्चिम में। इसके बीच में जो पठार स्थित है ये है मध्य उच्च भूमि। यह पठार पश्चिम में चौड़ा तथा पूर्व में संकीर्ण है। आप देखेंगे मानचित्र में पश्चिम क्षेत्र में क्या है, ये इसकी चौड़ाई ज्यादा है और पूर्व में ये इस तरफ तक ये फैला हुआ है। ये यहां पर क्या है, संकीर्ण है। इसका पूरा विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। ये देखिए छोटा नागपुर का पठार, ये भी इसी भूभाग का मध्य उच्च भूमि का ही भाग है। अब दूसरा जो हमारे पास वर्ग है, दक्कन का पठार। दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार भूभाग है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल, महादेव की पहाड़ियां हैं। दक्षिण का पठार जो मानचित्र में आप देख रहे हैं सैटेलाइट द्वारा निकाला गया है, ये दक्षिण का पठार देखिए त्रिभुजाकार ट्रायंगल के रूप में ये यहां पर दिखाई दे रहा है, बना हुआ है। ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां यहां पर स्थित हैं। ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। पूर्वी घाट की पहाड़ियां यहां पर कटी फटी सी हैं, सतत नहीं है ये। उत्तर में सतपुड़ा, अभी हमने देखा ये सतपुड़ा पहाड़ियां जो कि मध्य उच्च पठार को और इसको सीमांकित करता है। मैकाल और महादेव की पहाड़ियां ये इसकी सीमा निर्धारित करती है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। यह पठार पश्चिम में ऊंचा है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं यह पश्चिम में ऊंचा है और इसका ढाल जो है पूरब की ओर है, क्योंकि इधर से नदियां पूरब से की ओर बह रही हैं और इधर को ढाल क्या है, कम है, इसलिए पूर्वी पठार को इन्होंने अपर्दित कर दिया है। इसी पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी है, जिसे मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार कहा जाता है। यानी उत्तर पूर्व में मेघालय यहां पर है, यहां पर भी इसी पठार का भाग है, जो कि यहां पर दरार पड़ने से कार्बी एंगलोंग पठार इसको नाम दिया गया है। ये वाला क्षेत्र ये दक्षिण के पठार का भाग, कार्बी दरार के कारण यहां पर ये मुख्य पठार से अलग हो गया है। यहां पर गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां प्रमुख हैं। दक्षिण के पठार के पश्चिम सिरे पर पश्चिमी घाट स्थित है, जैसे अभी हमने मानचित्र में देखा था। ये देखिए पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचा है। ये पूर्वी घाट, ये है पूर्वी घाट की पहाड़ियां। इसकी अपेक्षा यह ऊंचा है पश्चिमी घाट। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1600 मीटर तक है। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं पहाड़ियां सतत हैं, ये सीधी आपके दक्षिण की ओर बढ़ी हुई है। इन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। यानी ये बीच को अगर हमें पश्चिमी घाट को पार करना है और तटवर्ती मैदान की तरफ जाना है तो यहां पर बीच में बने हुए दर्रे, थार घाट, भोर घाट, पाल घाट आदि
दर्रे हैं जिनके माध्यम से हम पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को पार कर सकते हैं। पश्चिमी घाट ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। अगर हम देखेंगे तो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं उत्तर में कम ऊंची हैं और दक्षिण की ओर यह अधिक ऊंची देखने को मिलती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाहेमुडी है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। यहां देखिए अन्नामलाई की पहाड़ियां, यहां पर ये अनाहेमुडी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहां पर ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में अनाहेमुडी स्थित है। या पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में डोडा बेटा दूसरा पर्वत है जो ऊंचाई में आता है। दक्षिण के पठार के पूर्व सिरे पर पूर्वी घाट स्थित है। यह महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा अपर्दित है। अब देखिए मानचित्र में आपके सामने ये पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, यह महानदी, देखिए महानदी यहां पे मानचित्र में दिखाई गई है स्पष्ट रूप से। ये मानचित्र में महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी द्वारा अपर्दित है। यानी इन नदियों के अपर्दन क्रिया के द्वारा पूर्वी पठार का अपर्दन हुआ है, वह कटा फटा है, सतत नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों के आपस में मिलती हैं। पूर्वी घाट की पहाड़ियां और पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, यहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां जो लिखी गई हैं, यहां पर आकर ये आपस में मिल जाती हैं। यहां की कुछ मुख्य श्रेणियां जाउदी पहाड़ियां, पालकोंडा श्रेणी, नन्नामाला पहाड़ियां, महेंद्रगिरी पहाड़ियां। अब आप मानचित्र में देखिए इनको, कहां पर इनकी स्थिति है यह जानना जरूरी है। जावेदा की पहाड़ियां, यहां पर नन्नामाला, ये लिखा है यहां पर नन्नामाला की पहाड़ियां, पालकोंडा और महेंद्रगिरी, यहां पर महेंद्रगिरी है। ये महेंद्रगिरी की पर्वत श्रेणियां हैं, पहाड़ियां हैं। यहां पर पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है, स्थित है। ये देखिए यहां पर महेंद्रगिरी पर्वत दिखाया गया है मानचित्र में। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह है, यहां पाए जाने वाली काली मृदा जो कि कपास उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इस मृदा का निर्माण आग्नेय शैल के अपर्दन से हुआ है। इस प्रकार से हमने देखा कि पठार क्या है, प्राचीन शैलों से निर्मित है। ज्वालामुखी के उद्गार से बने हुए आग्नेय शैलों से इसका निर्माण हुआ है और आग्नेय शैल और रूपांतरित शैल जो कि खनिज युक्त हैं, उनके अपर्दन से यहां पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है जो कि कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र काली मिट्टी के क्षेत्र कहलाता है। तो हमने आज भारत की दो महत्वपूर्ण भू आकृतियों का अध्ययन किया, उत्तरी मैदान तथा प्रायद्वीपीय पठार। मूल्यांकन प्रश्न में देखते हैं हम लोग, पंजाब किन नदियों से मिलकर बना है? हमने इसमें चर्चा करी थी पाठ में कि पंजाब 5 नदियों के द्वार से बना है, जिसमें सतलुज, झेलम, चिनाव, रावी और ब्यास नदियां आती हैं। इन पांचों के द्वार से इसका नाम पंजाब पड़ा। चर्चा करते हैं अगले सवाल पर, बांगर एवं खादर किसे कहते हैं? हमने उत्तरी मैदान के जलोढ़ के वर्ग पढ़े,
उनका विभाजन पढ़ा, जिसमें बांगर प्राचीन बाढ़ के मैदान को कहा जाता है और खादर नवीन बाढ़ के मैदानों को कहा जाता है। यह उपजाऊ होता है, यह नई मिट्टी द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न देखें, दक्कन ट्रैप के नाम से किसे जाना जाता है? दक्कन ट्रैप के नाम से काली मृदा वाले क्षेत्र को जाना जाता है, जहां पर आग्नेय सेल के अपरदन के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार में हमने अभी मानचित्र के माध्यम से और चर्चा करी है यहां पर कि सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है अनाहीमुडी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। आपके लिए गृह कार्य, उत्तरी मैदान के उपवर्गों का वर्णन करें। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित श्रेणियां दिखाइए। पश्चिमी घाट, सतपुड़ा की पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां, महेंद्रगिरी, नीलगिरी पहाड़ी। आज के चर्चा में हमने कक्षा 9 और 11 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक का संदर्भ लिया। मानचित्र इसरो द्वारा निर्मित भुवन की साइट एवं गूगल मैप से लिए गए हैं। आज हमने भारत की 2 महत्वपूर्ण भूआकृति पर चर्चा करी। धन्यवाद।